हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो क्लास है वो है जीएसटी में आईटीसी के ऊपर। आज हम लोग समझेंगे कि आईटीसी के होता क्या है, कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लिया जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है एंड कंडीशन क्या क्या है। अगर जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो चैप्टर है वो हटा दिया जाए तो जीएसटी अधूरा है, क्योंकि जो मेन जो काम है ना जीएसटी में मेन पिलर है वो है आईटीसी, जिसके वजह से जीएसटी इतना फेमस हुआ था। जहाँ बोला गया था जीएसटी इज़ अ फ्लो लेस टैक्स क्रेडिट। जो भी आप टैक्स सप्लायर को देंगे, जो भी आप इनपुट्स खरीदेंगे, उसके ऊपर जो भी आप टैक्स देंगे उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैसे मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। नॉर्मली मैं पढ़ाऊँगा आपको पियर एक्ट से। ये पियर एक्ट है जो मैं इसलिए यहाँ से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कुछ छुपा तो नहीं रहा हो, ऐसा कोई कंडीशन है जो या फिर ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो मैं मिस कर गया। तो इससे पहले मैं बोल दूं, पढ़ाने से पहले जो भी 1 फरवरी 2022 को जो भी बिल आया था फिनेंस बिल, वो अभी तक एक्ट नहीं बना। जब वो एक्ट बनेगा उसके बाद उसको भी मैं कवर करूँगा इसमें। ओके, नेक्स्ट जो भी वो एक्ट बनेगा वो एप्लीकेबल होगा जून और दिसंबर 23 से। ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस साल 2022 में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ये आपके लिए एप्लीकेबल है। या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, प्रैक्टिस में हो, तो मेरे क्लास को रेफ़र कर सकते हो आप। ओके, आइए देखते हैं। मैं बीआर एक्ट से भी पढ़ाऊँगा और मैं अपना पीपीटी से भी पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको ईजिली मैं समझा पाऊँ। ओके, कुछ एग्जाम्पल भी लूँगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। फर्स्ट मैं बोल दूँ बीआर एक्ट जो है, सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे हम लोग प्यार से आईटीसी कहते हैं। ओके, इसका सेक्शन क्या क्या है। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन के बारे में, मतलब कौन से ऐसे पर्सन हैं जो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है एंड उसके लिए कौन से कंडीशन आपको फुलफिल करना है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे इस सेक्शन में और आज के वीडियो में। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 17 जो बात करता है ब्लॉकेज के बारे में। ब्लॉकेज मतलब कुछ अगर आप एलिजिबल हो आईटीसी लेने के लिए, नेक्स्ट आपने सारे कंडीशन भी फुलफिल कर दिया, फिर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, कुछ सारे ऐसे गुड्स है, ऐसे सर्विसेज है जिसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट बोल रहा है वो ब्लॉकेज है, उसमें आप आईटीसी नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट सेक्शन आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन 18 क्या बोलता है। सेक्शन 18 बोलता है कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे आईटीसी लेने के लिए आपको बोला जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। मतलब सपोज आपने एक गाड़ी खरीदा, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अपने गाड़ी को यूज़ करते हो आप अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए भी और आप यूज़ करते हो अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए भी, तो गवर्नमेंट ये बोलता है कि आपको पूरी आईटीसी नहीं मिलेगा। जितनी भी टैक्स आपने खरीदने के लिए पे किया है उसको आपको पूरा आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिलेगा। किस प्रोपोर्शन में मिलेगा वो हम लोग जब सेक्शन 18 पढ़ेंगे तब समझाएंगे। ओके, उसके बाद आएंगे सेक्शन 19 में। क्या बोलता है सेक्शन 19, ये बात करता है जॉब वर्कर के बारे में कि आप जॉब वर्कर का मतलब क्या होता है। सपोज मैं टी शर्ट का बिजनेस करता हूँ, टी शर्ट, शर्ट या टी शर्ट जो भी पकड़ लो आप, और मैं क्या करता हूँ, गुड्स को खरीदता हूँ, रॉ मटेरियल्स खरीदता हूँ, जो भी कपड़ा होता है उसको खरीदता हूँ, उसको बनाता हूँ। ये बनाने का काम ना, सिलने का काम, जो भी दर्जी का काम होता है, टेलर का काम, वो मैं नहीं करता, वो थर्ड पार्टी एक जन को मैं बोल दिया हूँ, वो बना के मुझे दे देता है, मैं डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता हूँ। ओके, रॉ मटेरियल्स मैं सप्लाई करता हूँ उसे, और भी जो एक्सेसरीज लगता है उसको उसमें, तो इसे कहते हैं जॉब वर्क। तो उसमें आप आईटीसी कैसे लेंगे उसके बारे में सेक्शन 19 बात करता है। तो ये है आईटीसी का जो मेन सेक्शन है ये। इसके बाद भी और सारे सेक्शन हैं, हम लोग जाएंगे आस्ते आस्ते धीरे धीरे। तो आज का जो क्लास है वो सेक्शन 16 के बारे में है, तो सेक्शन 16 हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए। सेक्शन 16 बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। इनपुट्स मीन्स, देखिए आप किसी भी टाइप के बिजनेस करते हो, आपको तो रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ता है, या फिर आप फिनिश गुड्स खरीदते हो, उसके बाद सामने वाले को सेल करते हो, या फिर आप ट्रेडर्स हो, या फिर मैन्युफैक्चरर हो, या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो। कुछ भी करने के लिए आपको कुछ तो खरीदना पड़ता ही है, उसके बाद ही ना आप सेल करते हो। तो जब भी आप खरीदते हो
तो उसके ऊपर आप सप्लायर को टैक्स पे करते हो, सप्लायर आपसे टैक्स चार्ज करता है। जो भी टैक्स चार्ज करता है तो वो जो आता है, वो जो सप्लाई आता है जिसे कहते हैं सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, उसे इनपुट्स कहते हैं। ओके, इनपुट्स ऑन सर्विसेज, इनपुट्स ऑन कैपिटल गुड्स, इनपुट्स ऑन रॉ मटेरियल्स, उसे इनपुट्स कहते हैं। टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स अगर बोलेंगे तो हो गया CGST, SGST, IGST एंड UTGST। एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है टेकिंग द बेनिफिट, बेनिफिट फॉर, बेनिफिट जो हमने टैक्स पेड किया ना इनपुट्स के ऊपर, उसका बेनिफिट लेना फॉर पेइंग द आउटवर्ड लाइबिलिटी। जब आप आउटवर्ड लाइबिलिटी पे करने जाओगे टैक्स का, उसके पेमेंट करने के टाइम पे आप इसका बेनिफिट लोगे, मतलब सेटअप करना है आपको। ओके, मैं एक काम करता हूँ। और एक चीज़ आपको पता होगा, GST इज़ ए वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, GST इज़ ए वैल्यू एडेड टैक्स। अभी जो पहले वैट सिस्टम था उसको ही कॉपी किया गया है GST में, टैक्स क्रेडिट के प्रोसेस में। मैं काम करता हूँ, मैं आपको पहले वैट का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि क्या होता था पहले वैट में, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। ओके, चलिए PPT में आइए। वैट जिसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जितनी भी आप वैल्यू ऐड करेंगे कुछ भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ओके, अभी देखिए ये प्रोसेस कैसे होता था पहले। इंडिया में जो पहले वैट सिस्टम था वो एक सेल्स टैक्स था। एंड उस टाइम पे क्या होता है, इंडिया के मैक्सिमम स्टेट ये जो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम है इसको फॉलो करता था। और इसमें क्या प्रोसेस होता था मैं पहले समझाता हूँ आपको। सपोज ये मैं हूँ और मेरा टी-शर्ट का बिजनेस है, पकड़ के रखना, मेरा टी-शर्ट का बिजनेस है। ओके, तो क्या करता हूँ मैं, टी-शर्ट, इन जो भाई साहब है, ये जो भाई साहब है ये सप्लाई करता है मुझे टी-शर्ट, और मैं क्या करता हूँ इन टी-शर्ट के ऊपर अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखता हूँ और सामने कंज्यूमर को या कस्टमर को सेल करता हूँ। सिंपल प्रोसेस है मेरा। जब मैं खरीदता हूँ ना, जब मैं परचेस करता हूँ तो मैं 100 रुपीज़ में एक टी-शर्ट खरीदता हूँ। ओके, और जब मैं सेल करता हूँ तो मैं 50% प्रॉफिट रखता हूँ और 150 रुपीज़ में मैं सेल करता हूँ। अब समझिए, जब भी मैं परचेज़ करता हूँ 100 रुपीज़ में, और सपोज जो भी मैं परचेस करता हूँ उसके जो भी टी-शर्ट है उसके ऊपर टैक्स जो रेट है, अब वैट भी समझ लीजिए वैट का, तो उसका जो टैक्स रेट है वो 10% है। ओके, अभी मैं वैट सिस्टम का समझा रहा हूँ, तो वैट के बारे में ही समझिए, क्योंकि अगर वैट के बारे में समझा लूँगा उसके बाद वैट को हटा के मैं GST पुट कर दूंगा, उसके बाद आपको ईजी होगा समझने में के लिए। ओके, मैं 2-4 एग्जांपल लूँगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए GST का कंसेप्ट। ओके, GST का ITC का कंसेप्ट, ये मेरा मोटिव है। ओके, अब जब भी मैंने गुड्स खरीदा 100 रुपीज़ में खरीदा, जब मैं सेल कर रहा हूँ 50% प्रॉफिट रख के 150 में सेल करना चाहता हूँ। ओके, लेकिन ये जो भाई साहब है, ये जब भी मुझे 100 रुपीज़ का, मैं एक टी-शर्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भाई साहब जब भी मुझे सेल करेगा वो टैक्स चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम है, प्रोसेस है। ओके, इसका जब वो सपोज टैक्स रेट है 10%, ये क्या करेगा, इसके ऊपर ये जो टोटल में क्वांटिटी जो भी लूँगा उसके ऊपर वो टैक्स चार्ज करेगा 10%, राइट। वो 10% क्या करेगा, ये अपने गवर्नमेंट को जाके पे करेगा, मेरे खाते पे गवर्नमेंट के घर पे जमा कर देगा। देखो भैया, ये जो वैट सिस्टम का ये जो नंबर है, वैट नंबर होगा, उस नंबर पे वो गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके, इसके लिए ये क्या है, आउटवर्ड लायबिलिटी है। इसके लिए क्या है, ये आउटवर्ड लायबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट को पे करना ही है, टैक्स लायबिलिटी। और ये मेरे लिए, मैंने पे किया, ये मेरे लिए इनवर्ड टैक्स क्रेडिट है, मिलेगा। इनवर्ड टैक्स है, इनपुट्स टैक्स है, जिसका मुझे क्रेडिट मिलेगा आगे जाके जब भी मैं आउटवर्ड सप्लाई करूँगा उसके ऊपर। ओके, जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगा। अब आइए, इनको मुझे पे कितना करना है, इनको मुझे पे कितना करना है, 110 रुपीज़। क्यों? 100 रुपीज़ प्रोडक्ट का प्राइस है और 10% टैक्स 110। तो अब बोलिए मुझे मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हुआ, 110 और 100 रुपीज़। जस्ट सोचिए आप, यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। कैसे? देखिए, आपने 110 रुपीज़ ये भाई साहब को पेमेंट किया, लेकिन ये भाई साहब क्या करेगा, 10% जो टैक्स अमाउंट आपने पे किया 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ के ऊपर, वो जाके गवर्नमेंट को पे कर देगा। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखिए गवर्नमेंट बोलता है कि ये वैल्यू एडेड टैक्स है और आप जितनी भी वैल्यू ऐड करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम हो रहा है क्या, मैं जो खरीद रहा हूँ उसके ऊपर भी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको।
अभी क्या बोलता है गवर्नमेंट, बोलता है ये आपके लिए 100 रुपीज़ टैक्स है, क्योंकि मैं जो 10 रुपीज़ आपने पे किया उसका आपको क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। मैंने बोला कैसे? गवर्नमेंट बोल रहा है देखो आपको कितना में सेल करना है ये, मैंने बोला 150 रुपीज़ में। अब वैल्यू ऐड करेंगे कितना? 50 रुपीज़। ओके कोई बात नहीं है। ओके आप 100 रुपीज़ में खरीदा और आप 150 रुपीज़ में सेल करना है आपको, राइट? ओके आप उनसे कंज्यूमर से टैक्स लेंगे, यस। कितना परसेंट? 10% टैक्स रेट है। तो अगर 150 रुपीज़ प्राइस हुआ, 10% टैक्स रेट है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? 115 प्लस 15 165 रुपीज़, राइट? ओके होप्स आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। हम लोग अभी वैट सिस्टम पढ़ रहे हैं। वैट सिस्टम में प्रोसेस क्या होता था, ये प्रोसेस को मुझे समझाना है आपको। एक बार प्रोसेस समझ लिया आपने, उसके बाद जाएंगे कंडीशन में, क्या क्या कंडीशन होता है। ओके उसके बाद कंडीशन फुलफिल होगा तो जाएंगे, तो अवेलेबिलिटी मिल गया आपको कि कैसे अवेल करना है आईटीसी। उसके बाद जाएंगे यूटिलाइजेशन पे कि कैसे यूटिलाइजेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। ओके तो आइए अब देखते हैं इसे वैल्यू एडेड टैक्स कैसे कहा जाता है। गवर्नमेंट बोल रहा है देखिए आपने टैक्स कितने का कलेक्ट किया, मैंने बोला 15 रुपीज़ का। आपने टैक्स कलेक्ट किया 15 रुपीज़ का, राइट? जो मैंने यहाँ से इन कंज्यूमर भैया से, ये जो कंज्यूमर भैया है इनसे मैं कलेक्ट करूँगा, राइट? ये जो टैक्स अमाउंट है मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। ओके तो मैं गवर्नमेंट को बोलूँगा देखो भैया, गवर्नमेंट बोलेगा देखो शंकर तुम्हें 15 रुपीज़ मुझे पे करना है। बोला हाँ सर मुझे 15 रुपीज़ आपको पे करना है। और शंकर तुमने जब इनपुट्स खरीदा था, तुमने जब टी शर्ट खरीदा था, तो उसके ऊपर टैक्स कितना पे किया था? मैंने बोला सर मैंने 10 रुपीज़ पे किया था उसके ऊपर। तो बोलेगा गवर्नमेंट बोलेगा देखो शंकर तुमको एक काम करना, तुम 15 रुपीज़ कलेक्ट किया, जो मुझे आपको पे करना है, आपने जो टैक्स ऑलरेडी पेड किया इनपुट्स के ऊपर 10 रुपीज़, राइट? बोला यस। एक काम करो उसका बेनिफिट अब ले लो, उसका क्रेडिट अब ले लो, उसको माइनस करो, 15 रुपीज़ माइनस 10 रुपीज़, आपको 5 रुपीज़ मुझे पे करना है। गवर्नमेंट ये मुझे बोला। ये जो टोटल प्रोसेस है इसको वैल्यू एडेड टैक्स प्रोसेस कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके अभी गवर्नमेंट जो बोल रहा है वैल्यू एडेड टैक्स, इसका कैसे हुआ ये वैल्यू एडेड टैक्स, इसको समझते हैं। आपको फाइनली टैक्स कितना पे करना है? 5 रुपीज़। आपको कितना पे करना है? 5 रुपीज़। क्योंकि देखो आपने पहले 10 रुपया पहले पेड किया था और आपके पास 15 रुपया टैक्स के नाम पे आ गया, तो आपको फाइनली वहाँ से 5 रुपीज़ पे करना है। तो पहले 3 रुपीज़ पे किया था और अभी जब 5 रुपीज़ पे कर रहे हो, टोटल 15 रुपीज़ आप तो कस्टमर से या कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहे हो, राइट? और आपको जो भी 5 रुपीज़ पे करना है वो है वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू ऐड किया था आपने 15 रुपीज़ का, उसके 10% कितना होता है? 5 रुपीज़। देखिए आपको 5 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ओके इस प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया जीएसटी में। ओके देखिए पहले तो वैट सिस्टम भी होता था, एक्साइज सर्विस टैक्स सब कुछ होता था। ओके तो और भी बहुत सारे टैक्सेस थे आपको पता है, जिसको हटा दिया गया जीएसटी आने से पहले। जीएसटी आया तो उसको रिमूव कर दिया गया। अभी क्या है, तो पहले वैट का सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था? ओके वैट के सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था, इसे समझने के से पहले आप ये समझो कि अगर ये जो आईटीसी का क्रेडिट कार्ड प्रोसेस है ये अगर नहीं मिलता तो क्या होता? आइए ये देखिए सिचुएशन 2 हम लोग पकड़ रहे हैं, सेम सिचुएशन है लेकिन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा तो क्या होता है। देखिए आपने 100 रुपीज़, मैंने 100 रुपीज़ का एक टी शर्ट खरीदा जहाँ पे मुझे 10 रुपीज़ टैक्स पे करना है, टोटल पे किया मैंने 110। तो अब बोलो मेरे लिए ये कॉस्ट कितना होगा? गवर्नमेंट बोल रहा है देखो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने ये 10 रुपीज़ एज ए टैक्स पे किया, इसका बेनिफिट नहीं मिलता है मुझे, तो ये मेरे लिए कॉस्ट माना जाएगा। कॉस्ट है, मतलब जो टैक्स है वो कॉस्ट है मेरे लिए, राइट? अभी समझो अगर ये मेरे लिए कॉस्ट होगा 110 रुपीज़, अगर उसके ऊपर मैं 50% का प्रॉफिट रखता हूँ, 50%, ओके, तो मेरे लिए कॉस्ट कितना आएगा? 165 रुपीज़। मेरे लिए कॉस्ट कितना आएगा? 165 रुपीज़, क्योंकि मुझे प्रॉफिट तो मेंटेन करना है अपना। ओके अगर वो कंज्यूमर को सेल करेगा तो कितना पे करेगा? 165 रुपीज़ कॉस्ट है जो फाइनल प्राइस हो रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलेगा 10% टैक्स,
तो टोटल अमाउंट कितना होगा 165 एंड 16.5 185 सॉरी 181.5 रुपीज़। तो आप ये एक चीज़ सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट ये जो इनपुट्स है इसके ऊपर क्रेडिट नहीं देगा तो जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसका प्राइस होना चाहिए 165 रुपीज़, ओके यहाँ पे देखिए उसका कॉस्ट प्राइस खड़ा हो रहा है 181.5 रुपीज़। एंड ये जो टैक्स पे किया था मैंने, मतलब मैं अगर पे करूँगा ये टी शर्ट खरीदने में, और यहाँ पे जो 10% लगेगा इसके ऊपर, ये 165 के ऊपर, 165 में टैक्स भी है कि नहीं? वो टैक्स के ऊपर भी टैक्स चार्ज हो रहा है, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा होगा। और जो जनता है, अगर प्राइस बढ़ेगा, कोई भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, तो जनता क्या करेगा? जो भी गवर्नमेंट होगा रिसेंट सेंट्रल में और स्टेट में सब मिला के, क्योंकि जीएसटी इज़ ए ड्यूअल टैक्स, ओके। तो मेनली मैं सेंट्रल की बात बोल रहा हूँ, सेंट्रल को नहीं रखेगा, ओके, उसको हटा देगा, ऑपोजिशन को लेके आएगा। तो मैं पॉलिटिकली नहीं घुसना चाहता, ओके। मैं ओवरऑल प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके बाद और भी प्रैक्टिकल होना है मुझे, ओके, क्योंकि जीएसटी को मुझे प्रैक्टिकल वे में आपको समझाना है, ओके। मुझे पीयर एक्ट से भी पढ़ाना है, ताकि आप एग्जाम में भी कॉन्सेप्चुअली आपका क्लियर हो, एंड जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस वे से आपको पढ़ाना है, ओके। आइए, तो आपको ये सिचुएशन 1 में क्या देखा हमने कि वैल्यू एडेड टैक्स का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आपको बेनिफिट मिलता है आईटीसी का। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो भी आप इनपुट्स खरीद रहे हो, जो भी हमने गुड्स खरीदा उसे क्या कहते हैं? इनवर्ड सप्लाई, ओके। एंड जब भी हम लोग सेल करते हैं कुछ, उसे क्या कहते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। याद रखना, जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं उसे कहते हैं इनवर्ड सप्लाई, जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं उसे कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई, ओके। जो भी इनवर्ड सप्लाई होता है उसको बोलते हैं इनपुट्स, टैक्स के लैंग्वेज में। इनपुट्स ऑन रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स ऑन कैपिटल गुड्स, इनपुट्स ऑन सर्विसेज, इस नाम से बोला जाता है, ओके। एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट लेना। जो भी इनपुट्स के ऊपर टैक्स पेड किया है उसको, उसका बेनिफिट लेके आपको आउटवर्ड जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसको सेटल करना। बस सिंपल है, इतना ही सिंपल है। अगर इनपुट्स टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो जो भी गुड्स का प्राइस होता वो बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन सर अगर वैल्यू एडेड टैक्स का जो भी प्रोसेस है वो सेम है तो वैल्यू एडेड टैक्स को क्यों नहीं रखा गया? क्यों जीएसटी को लाया गया? देखिए, जीएसटी को लाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे पहले के टैक्स सिस्टम में। आपको पता है बहुत सारे टैक्सेस थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे। जैसे आपको पता है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, वैल्यू एडेड टैक्स एंड बहुत ज़्यादा थे। एंड क्रेडिट में बहुत ज़्यादा लफड़ा था। मतलब ये जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ ये एक टैक्स सिस्टम है, सेल्स टैक्स में दिखा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, एंड बहुत सारे ऐसे बहुत ज़्यादा टैक्स, सर्विस टैक्स था। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स थे और उसका क्रेडिट जो भी रजिस्टर पर्सन है उसको सही से नहीं मिल रहा था। कैसे नहीं मिलता था आप समझो। देखिए, अगर आप एक सीएसटी बोल के एक टैक्स था, आपको पता है, आप जानते होंगे, नहीं जानते सुन लीजिए। एक सेंट्रल सेल्स टैक्स था। सेंट्रल सेल्स टैक्स में क्या होता था कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल ट्रांसफ़र करते हो तो आपको पहले था 4% लगेगा एंड देन आ गया था 2%, ओके, आया था। इसमें क्या होता है कि जो भी सेलर होता है उसको इसका क्रेडिट नहीं मिलता है, या फिर सेलर तो नहीं होगा, जो भी परचेस करता है उसको इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, किसी को भी नहीं मिलता था। नेक्स्ट आ गया कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, सपोज मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। उस टाइम पे क्या होता था कि अगर मैं सपोज मेरा जो भी सेटअप है, ओके, यहाँ पे कैपिटल गुड्स भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे सर्विसेज एज ए इनपुट सर्विसेज में लेता हूँ, एज ए इनपुट कैपिटल गुड्स भी मेरे पास है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, ओके। यहाँ पे जो भी सेटअप एक घर मैंने बनाया था, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ घर का, तो छोड़ दीजिए, ये जो आपका लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, जो भी मैंने बहुत सारे और भी डेकोरेशन किया है यहाँ पे, तो इसका जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स का मुझे क्रेडिट नहीं मिलता था।
लेकिन जो भी सर्विस रिलेटेड इनपुट्स मैंने लिया, सपोज मेरा वेबसाइट है और मैंने होस्टिंग का सर्विस लिया था, ओके, और भी समझ लीजिए, और भी जो भी सर्विसेज मैं लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो गया या फिर कोई भी सर्विसेज लेता हूँ, उसका मुझे क्रेडिट मिलता था, मतलब प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिलता था, फ्लोलेस क्रेडिट नहीं मिलता था मुझे, कि क्रेडिट के बीच में भी बहुत सारे कंडीशन थे। सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, अभी मैन्युफैक्चरर है और मैं एक रिटेलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता हूँ, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सेल्स टैक्स तो लगाएगा, उसके बाद आप एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगा वो, और वो एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, ओके। अगर मैं मैन्युफैक्चरर होगा तो मुझे टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो मैं नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम था, ओके। तो ये सभी प्रॉब्लम थी पहले, ओके, जो जीएसटी आने के बाद सब रिमूव कर दिया गया। जीएसटी में बोला गया कि फ्लोलेस क्रेडिट, मतलब आप ट्रेडर्स हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको क्रेडिट मिलेगा। इनपुट्स ऑन कैपिटल गुड्स भी मिलेगा, इनपुट्स ऑन सर्विसेज के भी बारे में मिलेगा, इनपुट्स ऑन रॉ मटेरियल्स के भी मिलेगा, आपको सारी चीज़ों के क्रेडिट मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग बात था जीएसटी में। लेकिन लोगों ने जहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है वहाँ पे फ्रॉड भी होता है, और लोगों ने यहाँ पे एक फ्रॉड करना चालू कर दिया। पहले जब जीएसटी आया था तो उस टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट बोल रहा था कि फ्लोलेस क्रेडिट एंड प्रोविजनल बेसिस में ले लेना। सर ये प्रोविजनल बेसिस में मतलब, सपोज मैंने चिंटू से कुछ माल खरीदा, मैंने उसके ऊपर टैक्स मैंने पे किया और जाके मैं क्रेडिट ले लूँगा। क्रेडिट कैसे लेंगे सर, जो भी जीएसटी पोर्टल है वहाँ पे मैं शो करूँगा, देखिए मेरा इतना का इनवॉइस मैंने खरीदा और इतना इनवॉइस का इनपुट्स है, ओके, जो भी मैंने माल खरीदा उसका इनवॉइस इतना है, और मैं क्रेडिट ले लेता था। मतलब मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी, सपोज मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी है 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और मेरा इनवर्ड, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ समझा रहा हूँ आपको, रुक जाइए। सपोज़ मैंने जो भी इनवॉइस लिया, जो भी सप्लायर ने सप्लाई किया जिसके वजह से मुझे इनवॉइस मिला, और इनवॉइस के जो भी टैक्सेस लगा वो मैं डायरेक्टली जाके क्रेडिट ले लूँगा, ओके, मतलब उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं था। लेकिन आज प्रोविजनल बेसिस में आप टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते, आज बहुत ज़्यादा कंडीशन उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो भी क्रेडिट लेने की बात आएंगे, सपोज़ मेरा 50 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा क्योंकि 50 रुपीज़ मैंने पे किया, तो अगर मैं फ्रॉड करता हूँ तो ईजिली मैं उसको 100 रुपीज़ ले सकता हूँ, गवर्नमेंट तो आके चेक नहीं करेगा, ओके। और वो जो बंदा है वो मेरे नाम से 50 रुपीज़ का टैक्स भर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ मैंने इनसे कुछ माल खरीदा और उन्होंने टैक्स पेड नहीं किया, ओके, मैं गवर्नमेंट को ये बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट मुझे पकड़ रहा है तो। नेक्स्ट, अगर सपोज मैं एक जेन्युइन बायर हूँ और मैं गुड सेल करता हूँ, मैंने बाय किया, ओके, मैंने टैक्स ठीक से पे कर दिया, लेकिन वो जो सप्लायर है वो अपने टैक्स ठीक टाइम पे एंड ठीक से पेड नहीं कर रहा है, उस टैक्स को उन्होंने वर्किंग कैपिटल पकड़ के अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया। तो ये सिस्टम, ये प्रॉब्लम था इसमें, इसलिए डे बाई डे क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अपने कंडीशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ये जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये जो जेन्युइन रजिस्टर पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे जाके। जो हम लोगों ने इस बजट में देखा कि आईटीसी में सेक्शन 16 में फिर से कंडीशन डाला गया, वो कंडीशन क्या है मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि उसे एक्ट बनना बाकी है, अगर मैं अभी बोलता हूँ तो वो रॉन्ग चीज़ हो जाएगा, ओके। फिर भी मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ कि अगर जो भी सप्लायर है उसे टैक्स पे करना है एंड टाइमली पे करना है, अगर वो गलत है तो मुझे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर वो ठीक से अगर वो जो सप्लायर है वो अपना रिटर्न ठीक से फाइल नहीं करता है, टाइमली फाइल नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, ठीक ठाक सप्लायर नहीं है, गलत है, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आएगा, ओके, आया नहीं अभी तक, तो आइए, ओके। आप लोगों को बेसिक जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है वो समझ में आ गया। अभी ये समझो, अब मैं कंडीशन में जाऊंगा।
लेकिन कंडीशन में मैं ऐसे ही डायरेक्ट कंडीशन में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली बियर एक्ट में अभी तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से आपको समझाना है कंसेप्चुअली। ओके, आपको कंसेप्चुअली समझने के लिए आपको ले जाता हूँ प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में। ओके, इंडस्ट्री में क्या होता है इससे समझेंगे। देखिए, मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, मैं कोक में जॉब करता हूँ, कोको कोला में। ओके, तो कोको कोला में क्या होता है, उसका सिस्टम क्या है समझो, वहाँ पे कैसे जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, प्रोसेस को मुझे समझाना है। अगर ये प्रोसेस को आप देख एग्जांपल को अगर समझ लिए क्या होता है, तो आपको जब भी मैं कंडीशन में जाऊँगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा, अरे ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। क्योंकि जब आप बियर एक्ट्स में पढ़ेंगे ना, मुझे समझ में आता है कि अगर आप लॉ सिर्फ समझाऊंगा मैं, तो आपको उतना सा रिटेंशन नहीं होगा दिमाग में। मुझे आपको आपके दिमाग में रिटेन कराना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, उसका कंडीशन क्या है। तो मुझे अगर आपको समझाना है अच्छी तरीके से, तो मुझे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मुझे समझ में आता है अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा तो आपको याद बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ओके, तो आइए, जैसे मैंने बोला, मैं कोको कोला कंपनी में जॉब करता हूँ। कोको कोला एक बड़ा इंडस्ट्री है। ओके, बड़ा इंडस्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी लगता है, वहाँ पे सर्विसेज भी लगता है, एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ा। वहाँ पे अगर एक कोको कोला कंपनी बनाने के लिए, कोक बनाने के बहुत मशीनरीज भी लगता है ना, एक लाइन बैठता है। तो मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ूंगा, सपोज मैं पकड़ रहा हूँ कोक एक प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें रॉ मटेरियल्स लगता है, राइट। क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है इसमें, देखिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है। एक कोक बनाने के लिए एसेंस लगता है। एसेंस क्या होता है पता है आपको, एसेंस होता है जो भी मेन फार्मूला होता है ना कोको कोला का, जिसको एसेंस कहते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज पे, वो एसेंस ही है कोको कोला का मेन फार्मूला, जो टेस्ट एंड उसका जो बीबीडी डेट है उसको तय करता है। शुगर तो लगता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, CO2 भी लगता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल लगता है। देखिए अब जो भी पैकेजिंग मटेरियल्स होता है ना, ये जो आपका जो भी बोतल हो गया, उसका ढक्कन जिसे हम लोग कहते हैं क्लोजर, ये जो लेवलिंग लगता है, इसे कहते हैं, ये सभी को प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। उसके मार्केटेबल करने के लिए सेकेंडरी पैकेजिंग भी लगता है। ओके, तो ये सारे रॉ मटेरियल्स है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ओके, ये सारे रॉ मटेरियल्स है, और रॉ मटेरियल्स हम लोग बहुत सारे अप्रूव सप्लायर होता है, उससे हम लोग खरीदते हैं। और जब भी सप्लायर हम लोग को माल सेल करता है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करता है। ये हमारे सप्लायर है, ओके, जो हमें सेल करता है, सप्लाई करता है रॉ मटेरियल्स। क्या करता है, रॉ मटेरियल्स। जब भी वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उसके ऊपर वो टैक्स चार्ज करता है। मैं आगे जाके दिखाऊंगा, आज के वीडियो में नहीं होगा, आई थिंक मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा कैसे इनवॉइस होता है, कैसे कैसे का सब कुछ आता है। मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊंगा। ओके, तो आइए, सिमिलरली अगर रॉ मटेरियल्स आ गया तो अभी क्या लगेगा, अभी लगेगा मशीनरीज। और मशीनरी सेल जो भी सप्लाई करता है वो एक केचेस बोल के एक कंपनी है, जो हमें मशीनरीज प्रोवाइड करता है, और जो भी लाइन्स है उसे सेटअप करने के लिए केचेस का हेल्प लगता है। ओके, तो केचेस हमको क्या करता है, मशीनरीज प्रोवाइड करता है, जो भी स्पेयर पार्ट्स हो गया। ओके, और भी कुछ सर्विस प्रोवाइडर है जो हम लोगों को बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। जैसे कोई भी मशीनरीज ख़राब हो गया तो ऐसे तो उस कंपनीज का लोग आते हैं उसका सर्विस करने, तो हमें सर्विस बिल देते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया जब भी कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस, वेयर हाउस मेंटेनेंस सर्विस, प्रोडक्शन हाउस मेंटेनेंस सर्विस, AC हो गया, बहुत अभी तो मैं एक दो ही कह रहा हूँ, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे सर्विस बिल आते हैं। ओके, तो ये भाई साहब जितने भी आपका जो भी इनपुट्स आता है, ये सभी इनपुट्स है। ओके, एक इंडस्ट्री के लिए भी बोलिए, GST आने के बाद एक इधर अगर एक ट्रेडर्स भी होता तो उसे भी सबका इनपुट्स का क्रेडिट मिलेगा। ओके, लेकिन उसका कंडीशन क्या है वो हम लोग आएंगे बाद में। और जब भी कुछ आता है ना, सपोज आप कुछ इसको तो आप फिनिश गुड्स में फिर कन्वर्ट करोगे, ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप जो भी कुछ खरीदते हो उसे कहते हैं सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। ओके, उसे कहते हैं इनवर्ड सप्लाई, और इसके ऊपर हम लोग इसे एज ए टैक्स के लैंग्वेज में कहते हैं इनपुट्स जो इन हुआ इसमें, और जो भी टैक्स पे करते हैं उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। ओके,
और जिसका क्रेडिट मुझे लेना है। क्रेडिट हम लोग कैसे लेते हैं इसे समझेंगे, पहले रुक जाइए। तो जब भी प्रोडक्ट बन गया तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर इसे जाके सेल करते हैं, सप्लाई कहते हैं। अगर जीएसटी के लैंग्वेज में बोलूँ तो सप्लाई करता हूँ हम लोग, ओके। और जो भी सप्लाई होता है उसे कहते हैं सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, ओके सॉरी, उसे कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। जब भी हम लोग गुड्स आता है तो उसे इनवर्ड सप्लाई कहते हैं, जब भी गुड्स निकलता है तो उसे आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं, ओके। तो अभी देखिए क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया था लास्ट वीडियो में, जब भी एग्जांपल लिया था मैंने, ओके। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे अभी सिखाने वाला हूँ कंडीशन, लेकिन कंडीशन में डायरेक्टली नहीं सिखाऊंगा। क्या होता है फैक्ट्री में उससे पहले आपको समझाना है। तो फैक्ट्री में जब भी माल आता है, गुड्स इन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके इनवॉइस देखते हैं पहले, क्या इनवॉइस में क्या आया है, कौन से पार्टी से आया है, क्या प्रोडक्ट है, क्या अमाउंट है, ओके। तो उसके बाद वो गुड्स आता है लॉरी गाड़ी में, जो भी आता है उसके साथ टैली होता है कि जैसे गुड्स लिखा हुआ है एज पर वो डिस्क्रिप्शन वाइज वो ठीक ठाक आया कि नहीं। क्वालिटी डिपार्टमेंट आके चेक करता है क्वालिटी गुड्स का, एंड स्टोर डिपार्टमेंट चेक करता है कि एज पर इनवॉइस एंड गुड्स आया कि नहीं, ओके। क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट को फिर उसको अनलोडिंग करके वेयर हाउस में रखना है। तो उसके बाद क्या होता है, स्टोर डिपार्टमेंट अपना GRN एंट्री करता है और देन चल जाता है, वो अकाउंट्स में नहीं जाता है, पहले वो जाता है GST डिपार्टमेंट में। GST डिपार्टमेंट में मेरे जैसा एक बंदा बैठा हुआ है, वो क्या करता है, वो GST का सारे डिटेल्स, इनवॉइस का सारे डिटेल्स अपने एक्सेल शीट में लिख लेता है। वो इनवॉइस का डेट क्या है, इनवॉइस का नंबर क्या है, इनवॉइस का डेट क्या है, रिसीविंग डेट क्या है, क्या प्रोडक्ट है, पार्टी का GST नंबर क्या है, उसमें IGST लगा या CGST लगा और AGST लगा, और CGST लगा और UTGST लगा, वो सारे डिटेल्स अपने एक्सेल शीट में पुट कर लेता है। क्यों करता है आगे जाकर पता चलेगा आपको, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको, ओके। तो उसके बाद हम लोग सारे डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं आपको समझ में आएगा, रुक जाइए। अभी देखिए, गुड्स रिसीव हो गया, हम लोग गुड्स रिसीव करते हैं, उसके बाद इनवॉइस मिल गया, इनवॉइस से टैली करते हैं, ओके। देन जो भी टैक्स पेड बाय द सप्लायर, अब क्या है टैक्स, अभी क्या है टैक्स पेड बाय सप्लायर। अभी क्या है कि मुझे टैक्स पेड करना है, जो भी मैंने सेल किया उसके ऊपर आउटवर्ड से जो भी मैंने सप्लाई किया, जो भी मैंने सप्लाई लिया, ओके, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि एज पर टाइम जो भी सप्लायर है वो टैक्स पे किया कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो जब भी मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो उससे पहले मैं चेक करूंगा कि जो भी टैक्स जो भी सप्लायर है वो टैक्स टाइमली पे किया कि नहीं। क्योंकि आपका जो भी सप्लायर होता है वो अपना आउटवर्ड जो भी सप्लाई है वो GSTR 1 में पोर्टल में जाके फाइल करेगा GSTR 1, जहाँ पे सारे डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई का वो देगा। जो मेरे सप्लायर है उसके लिए तो वो आउटवर्ड सप्लाई है, और मे बी एवरी नेक्स्ट मंथ 10 तारीख के भीतर मैं भी अपना आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स GSTR 1 में दिखाऊंगा, राइट। अभी मज़ा कब आएगा कि 10 तारीख के बाद मैं देखूंगा कि वो बंदा, ये जो बंदा है, ये जो सप्लायर है, ये ठीक ठाक टैक्स पेड किया कि नहीं। ये मेरे GSTR 2A में, GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा 14 तारीख के भीतर, 14-15, ओके। तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं किया तो मैं फ़ोन करूंगा ये बंदे को। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो मेरे पास तो हो सकता है कि मेरे पास एक महीने में 100 ऑफ सप्लायर्स का माल आता है, तो मैं टैली कैसे करूंगा। मैं तो पहले देखूंगा कि कौन से मेरा हिसाब से मैं ये चेक करूंगा, ओके, मैं ये चेक करूंगा कि मेरे एज पर माई एक्सेल कि मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, कितना CGST है, कितना IGST है, कितना SGST है, मैं देखूंगा, ओके। उसके बाद मैं सिस्टम में जाऊंगा, सिस्टम में जाके देखूंगा सब ठीक ठाक है कि नहीं। क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ 20 के भीतर, ओके, ये चेंज होते रहता है। बहुत सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए 22 भी होता है, बहुत सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए 24 भी होता है, ओके। क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड जो थ्योरी है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। फिर भी इस बार जो अमेंडमेंट आया था उसमें थोड़ा डायरेक्टली प्रैक्टिकल वे में
अमेंड किया गया है, तो हम लोग उसके भी बाद में जाके देखेंगे। ओके, तो उसके भीतर हम लोग को गवर्नमेंट को सारे टैक्सेस पे करना है। ओके, तो इसलिए मुझे ये भी नोटिस करना है कि मेरा आउटवर्ड लाइबिलिटी तो है ही, मेरा इनवर्ड्स जो इनपुट्स टैक्स है वो ठीक से सप्लायर ने पे किया कि नहीं। अगर नहीं पे करेगा तो मुझे बोलना है, अदरवाइज मुझे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस साल से पहले तो ये हुआ करता था प्रोविजनल बेसिस में, उसके बाद क्या हुआ कि आप 20% जितने भी आप इनवॉइस अपलोड करेंगे उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, जितने नहीं करेंगे उसके भी 5%, और पहले था 20%, उसके बाद हो गया था 5% आपको क्रेडिट मिलेगा। जितने भी इनवॉइस हो गया, जितने नहीं हुआ उसका नहीं मिलेगा, उसका जितना हुआ उसका सिर्फ 5% एक्स्ट्रा, और 10%, पहले था 20%, उसके बाद 5% था। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए, इसको आपको समझाना भी नहीं है, ये आपका पार्ट भी नहीं है। आपको समझना है अभी क्या होता है। अभी क्या है कि आपका सप्लायर अगर टैक्स ठीक से नहीं पेड किया, मतलब टैक्स उसको टैक्स नहीं पेड करना है, उसको अपने GSTR 1 में ये दिखाना है, हाँ मैंने मुझे आउटवर्ड सप्लाई में मुझे दिखाना है, और मैंने कितना टैक्स पेड किया उनको वो भी अपने GSTR 1 में फाइल करना है उनको। ओके, उसके बाद उनको टैक्स भी पेड करना है। ओके, उसके बाद उसको टैक्स भी पेड करना है जब भी उसका जब भी डेट आएगा उस डेट में। और मैं क्या करूँगा, मेरे सिस्टम में जब मैं चेक करूँगा कि कौन से बंदे हैं, कि अगर मेरे सिस्टम का जो भी इनपुट क्रेडिट है और मेरे जो सिस्टम है उसका और मेरे जो पोर्टल है उसमें अगर कहीं पे डिफरेंस आया तो मैं वो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करूँगा, कहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस कौन, इसका मतलब किसी ने पेड नहीं किया टैक्स, तो जिसने पेड नहीं किया मुझे उसको बोलना है, उसको बोल के फिर से टैक्स पेड कराना है, मतलब GSTR फाइल कराना है, GSTR 1 अमेंड करके फाइल कराना है। ओके, अगर बाई चांस फाइल नहीं किया तो अगर वो बोलेगा कि इस महीने में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट मंथ में तो उस हिसाब से काम करना है। ओके, तो ये मुझे समझाना है आपको, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपको बोलना है। ओके, कि आपको टैक्स पे करना है, आपको रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद हम लोग जाएंगे 20 को, नेक्स्ट मंथ 20 को जाके अपना रिटर्न फाइल करेंगे और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। ये बेसिक पहले था। ओके, उसके बाद और भी एक मैंने जो यहाँ पे एक दो चीज़ बताई कि उनको GSTR 1 में कम्युनिकेट करना है। GSTR 1 फाइल होगा तो GSTR 2A में कम्युनिकेट होगा, एंड देन उसको टैक्स पेड भी करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट सप्लायर को टैक्स पेड भी करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है नहीं मिलेगा। तो ये नॉर्मली फैक्ट्री में होता था। ओके, तो अब जाएंगे हम लोग BR एक्ट्स में देखेंगे क्या होता है। ओके, तो गुड्स रिसीव हो गया, इनवॉइस भी मिलना चाहिए, टैक्स पेड होना चाहिए सप्लायर के थ्रू, एंड देन हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे। ओके, तो अभी जाते हैं हम लोग BR एक्ट्स में। BR एक्ट से अभी पढ़ना चालू करेंगे हम लोग। मुझे आपको ये 2-3 एग्जाम्पल देना था, क्या होता था फैक्ट्री में, क्या होता था पहले का वैट सिस्टम में, क्या प्रॉब्लम था, और अभी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में क्या होता है। ओके, क्योंकि मुझे इसके बारे में समझाने के लिए इसके बारे में ये जो टॉपिक है मैंने समझाया। ओके, समझाया इसलिए कि इसका जो कंडीशन हम लोग जाके पढ़ेंगे वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, देखिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे पुट करना है अपने एक्सेल में। यहाँ पे मैंने इनवॉइस डेट और रिसीविंग डेट मैंने दिया, डेट ऑफ इनवॉइस एंड रिसीविंग डेट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं? जब भी आप टाइम वैल्यू पढ़ेंगे ना, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, तब आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा हो सकता है जब भी डेट ऑफ इनवॉइस है 31 जनवरी का है। ओके, एंड जो मुझे रिसीव हुआ वो 5 फरवरी को हुआ, तो जो भी सप्लायर है वो अपने GSTR 1 कौन से मंथ का GSTR 1 में शो कराएगा, जनवरी मंथ का। ऐसा ना हो जाए मैं जब क्लेम कर रहा हूँ वो फरवरी मंथ के लिए क्लेम कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे जनवरी मंथ के लिए ही क्लेम करना है, इसलिए डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ जो रिसीविंग है उसे भी मेंशन करना है, उसे भी लिखना है मुझे। ओके, यहाँ पे और एक चीज़ लिखना है, इनवॉइस नंबर। अब क्यों इनवॉइस नंबर लिखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको ताकि आप जब भी बात करो, जब हो सकता है ये जो सप्लायर है ये अपने रिटर्न में आपका जो इनवॉइस है वो
शो ही नहीं कराया। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको जब बात करो उनसे कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो आप इनवॉइस नंबर उसे इजीली ट्रैक कर पाएगा, डायरेक्टली वो खोज पाएगा। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, ताकि अभी जब मैं वेयर एक्ट में जाऊँगा तो आपको सारी चीज़ इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट बात है, ये जो बंदा है, ये जो कोकोला है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं है? ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन होना है, क्योंकि जीएसटी में आपको भी पता है, जीएसटी नहीं पढ़ के भी जब जीएसटी आया था सबको पता हो गया था जीएसटी में जो ट्रेड होल्ड लिमिट है 20 लाख का है। लेकिन ये सच नहीं है, पूरा सच ये नहीं है। आप जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मैं अगर मेरे कंपनी के बारे में बोलूँ तो मेरा कंपनी का टर्नओवर आप इतना समझ सकते हो। ओके, अप्रोक्स इतना है 1000 करोड़। ओके, अप्रोक्सीमेटली इतना आपका टर्नओवर है हमारे कंपनी का, तो आप समझ सकते हो रजिस्टर्ड पर्सन तो होगा ही। एंड जो भी इनपुट्स आया है, ये जो भी इनपुट्स आया है इनके पास, ओके, एंड जो भी सप्लाई, ऑब्वियसली ये बिजनेस में लगा रहा है, ये बिजनेस है एक ना, तो ये बिजनेस में है। ओके, जो भी इनपुट्स लेता है वो बिजनेस के लिए लेता है, जो भी प्रोसेसिंग करता है उसके बाद सामने वाले को सेल करता है। ओके, तो होप सो आपको ये कंसेप्ट, ये जो एग्जांपल है, ये मुझे आपको क्लियर कराना था ताकि आपको समझ में आ जाए। इनवर्ड सप्लाई इनपुट टैक्स क्रेडिट को मुझे आपको जड़ से कंसेप्चुअली एंड जीरो से सिखाना है। ओके, तो अभी चलते हैं हम लोग बेयर एक्ट्स में। सॉरी, यस, ये है बेयर एक्ट। ओके, जिसे मुझे आपको दिखाना है। आप देखिए, क्या है बेयर एक्ट में। देखिए, अभी बात करेंगे सेक्शन 16 के बारे में। सेक्शन 16 के बारे में, जो बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग द आईटीसी। ओके, कंडीशन के बारे में बात करता है एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है। ओके, तो आइए क्या बोलते हैं। देखिए, सेक्शन 16 बात करता है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एवरी रजिस्टर्ड परसेंट सेल, मतलब जोड़ दे रहा है। ओके, हाँ, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड द मैनर स्पेसिफाई इन सेक्शन 49, जो बात करता है पेमेंट के बारे में। 49 ओके, जो सेक्शन है। बी एंटाइटल, मतलब सब शैल बी एंटाइटल, ये सर्टेन, ये जो है एक पैरा है, इसको पढ़ने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है। लॉ पढ़ने का आपको पता होगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए। ओके, अगर मैं ऐसे पढ़ूँ, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू हिम विच आर यूज और इंटेंडेड टू यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। मैं समझाऊंगा आपको। ऑफ हिज बिजनेस, ओके, एंड सेट अमाउंट शैल बी credited to electronic credit ledger of such person। मैं समझा रहा हूँ फिर से आपको, अभी तो मैंने पढ़ा ना, मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको, देख लीजिए। यहाँ पे बात किया है पहले ही, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना है। देखिए, यहाँ पे दो कंसेप्ट के बारे में आपको पता होगा, एक होता है रजिस्टर्ड पर्सन और एक होता है टैक्सेबल पर्सन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने अभी बोला कि 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है आपको जीएसटी में रजिस्टर कराने के लिए, ये बेसिक है। ओके, तो सपोज आपने 30 लाख रुपीज़ आपका टर्नओवर हो गया आपका, ओके, और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, दैट्स मीन यू आर ए टैक्सेबल पर्सन, लेकिन आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपको नोटिस भेजेगा, आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा, एंड जो भी टैक्स ड्यू है उसको आपसे कलेक्ट करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन वो है जो जिसका सपोज टर्नओवर है 30 लाख रुपीज़। सपोज जब भी उसका 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ था, वो जाके सिंपली रजिस्टर कर लिया था जीएसटी में
कि मैं हूँ रजिस्टर्ड पर्सन, मेरा नाम ये है, मेरा डिटेल्स ये है, मैं इस टाइप का बिजनेस करता हूँ, मैं ट्रेडर्स हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, जो भी हूँ, और मेरा जो लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो ये है, और मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है डिटेल्स मैं पुट करूँगा, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी, और मैं रजिस्टर कराऊँगा। ओके, तो अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझिए, बेसिक डिफरेंस तो समझ लिए। अब सपोज एक रजिस्टर पर्सन है, सेम वो भी टैक्सेबल, वो उसके लिए उसका जो भी 20 लाख से 30 लाख रुपीस हुआ, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पेड किया, नहीं, फिर से उनके पास भी गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा, पेनल्टी चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, और उन्होंने उसके बाद जब प्रेशराइज किया उसके बाद उन्होंने टैक्स पेड किया। ओके, तो अभी जो रजिस्टर पर्सन होता है एंड टैक्सेबल पर्सन होता है, उनमें मेन डिफरेंस और क्या होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि जो रजिस्टर पर्सन है, अगर वो टाइमली टैक्स नहीं पेड कर रहा है, बाद में भी पेड करेगा, तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि एवरी रजिस्टर पर्सन यहाँ पे बोला, ओके, एवरी रजिस्टर पर्सन। लेकिन जो भी टैक्सेबल पर्सन है उसको अगर जो भी डिपार्टमेंट है उसके ऊपर नोटिस दिया, उसको पेनलाइज किया, उसके बाद उन्होंने सपोज टैक्स पेड किया 1 लाख रुपीज़ का, उसका वो क्रेडिट नहीं ले सकता। दैट इज़ अ डिफरेंस, और दैट्स वाई यहाँ पे बोल रहा है एवरी रजिस्टर पर्सन, मतलब आपको क्रेडिट लेने के लिए पहले तो रजिस्टर पर्सन होना ही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया गया है, वो सारे कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन हम लोग यहाँ पे जाके पढ़ेंगे। ओके, अभी की नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, शैल बी एंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज ऑन एनी सप्लाई, जो भी सप्लाई आया है, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, जो भी सप्लाई में वो पेड किया है। ओके, एनी सप्लाई टू हिम, एनी सप्लाई गुड्स सर्विस और बोथ टू हिम which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business। ओके, मतलब जो भी आपने कुछ खरीदा, कुछ भी सप्लाई हुआ आपके पास, वो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आपका जो इंटेंशन है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना ही है, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने 2 कंडीशन देखा, हमें अब यहाँ पे एक है एलिजिबिलिटी के लिए 2 कंडीशन मिला, कि एक है रजिस्टर पर्सन होना है, और सेकेंड है आपका जो भी इनपुट्स आया है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होगा। ओके, क्लियर है। हो सकता है आपके कुछ गुड्स हैं जो आपने खरीदा, आपने अभी बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया, आपने घर पे रख दिया, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो बाद में बिजनेस के लिए ही है, तो आपको मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और एक बात बोला गया है, ध्यान से देखो, सेट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन सच पर्सन। मतलब ये जो क्रेडिट कहाँ पे मिलेगा, आपका जो जीएसटी पोर्टल होगा ना, वहाँ पे 3 लेजर होता है। एक होता है कि कैश लेजर, जहाँ पे आप आरटीएस जो भी एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, उससे आप अपने या फिर ऑनलाइन मोड से आप अपना पैसे को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो वो पोर्टल के कैश अकाउंट पे, ताकि आप अपने टैक्स पेड कर पाओ गवर्नमेंट को। और जो भी क्रेडिट मिलता है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, वहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम में। वो बंदा सामने वाला सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा, GSTR 2A में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा, एंड जब आप GSTR 2B फाइल करने जाओगे, आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो होगा। ओके, वो दिखाई देगा, हाँ इतना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उसके बाद में आएंगे, उसको आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, बाद का प्रोसेस है, वो बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। तो वो 3, नेक्स्ट जो और एक लेजर क्या होता है, लेजर होता है और एक आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी का, जिसमें जो लाइबिलिटी गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है, आप टैक्स पेड करोगे। ओके, या फिर जब टैक्स पेड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो वहाँ पे एक ऑप्शन देगा कि आप कहाँ से कैसे पेड करना चाहता हो, आपको चालान क्रिएट करना है या फिर आपका जो भी इनपुट्स है उससे आप सेटअप करना चाहते हो, तो आपको क्लिक करना है सेटअप करना चाहते हो इनपुट से, आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा पोर्टल में जाके आपको। ओके, डोंट वरी। तो आपको फर्स्ट सेक्शन 16 क्लॉज ए के बारे में समझा दिया मैंने। क्या है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑन इनपुट टैक्स। ओके,
any supply on goods, service or both to him which are used or intended to use in the course or furtherance of the business, his business. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है his business, मतलब अपना ही बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का खरीदा, किसी का बिजनेस का है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लोगे, वैसा नहीं होगा। his business आपके बिजनेस के लिए यूज़ हुआ है। देखिए his business कैसा हुआ, देखिए हो सकता है कि आपके ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन बिजनेस है, ओके, आपको मोबाइल ज़रूरत है या लैपटॉप ज़रूरत है, ओके, लैपटॉप की ज़रूरत होता है। लेकिन ऐसा हुआ आपने चोरी छुपे क्या किया कि मेरे एक दोस्त का लैपटॉप खरीदना है, उसका लैपटॉप का आपने क्रेडिट ले लिया। कैसे? अपने बिजनेस के नाम पे आपने बिल बनाया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है इसका मैं क्रेडिट नहीं लूँगा। प्रैक्टिकल में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो बात की बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा भी, ओके, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। ऐसे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो छोटे छोटे फ्रॉड्स होते हैं उसको इग्नोर करते हैं, ओके, उसके लिए लॉ नहीं बना है। ऐसे तो बोलना भी गलत होगा, लेकिन उसको पकड़ना उसका मोटिव नहीं है। उसको गवर्नमेंट का जो फ्रॉड करते हैं ना, वो तो करोड़ों में करते हैं। ये जो छोटे छोटे चोरी होता है ना, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन उससे गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। और करना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ओके। जैसे कि मैंने एक एसी खरीदा मेरे इस टीचिंग रूम के लिए, ओके, और मैंने एक एसी खरीदा मेरे अपने घर के लिए, ओके। मैंने 2 एसी खरीदा। मैंने क्या किया, दोनों एसी को अपने ऑफिस के लिए दिखा दिया, ओके, और मैंने क्रेडिट ले लिया। ऐसा होता है, ओके, मार्केट में ऐसा भी प्रैक्टिस है। तो वो मैं बोलूँगा ये तो छोटा मोटा प्रैक्टिस है, ओके। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं, गवर्नमेंट उसे पकड़ना चाहता है, उसके लिए लॉ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। चलिए आते हैं, तो सेक्शन 16 क्लॉज ए हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 16 क्लॉज 2, क्लॉज ए नहीं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या इसके बारे में बात करता है, देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन। इन सेक्शन में मैंने कहीं पे कुछ भी बोला हो, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, ये सारे इन सेक्शन में जहाँ भी कुछ लिखा हुआ है उसको ओवररूल करता है। इसका मतलब क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, मतलब ये सेक्शन सबसे ऊपर है, सबको ओवररूल करता है, ओके। क्या बोला गया है इस सेक्शन में, देखते हैं। नो रजिस्टर पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless, मतलब किसी को क्रेडिट नहीं मिलेगा, किसी को क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर अनलेस ये जो सारे अभी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं किया, तो किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या क्या कंडीशन है आइए देखते हैं। अभी ये जो कंडीशन मैं बोलूँगा ना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत टच किया है, जो भी मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, ओके। आइए देखिए कंडीशन में क्या क्या बोल रहा है, आइए देखिए। कंडीशन में क्लॉज ए क्या है, देखिए क्लॉज ए बोल रहा है ही इज इन प्रोसेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। मतलब मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिखाया था कि मेरे पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ओके, मेरे पास टैक्स इनवॉइस आना चाहिए, मतलब जो भी गुड्स खरीद रहे हो उसका टैक्स इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिंपल। एंड डेबिट नोट, देखिए डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट एक सब्स्टिट्यूट होता है इनवॉइस का, जस्ट सब्स्टिट्यूट। कब, क्यों, कैसे यूज़ किया जाता है, इसे कब इशू किया जाता है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा जब इनवॉइसिंग का चैप्टर में कराऊंगा आपको, ओके, डोंट वरी, ओके। तो ऐसा समझ लीजिए टैक्स इनवॉइस एक होता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है डेबिट नोट। तो ये या फिर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, दोनों में से एक इनवॉइस कॉपी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। नोट इशू बाय द सप्लायर, जो सप्लायर है वो इशू किया है, सप्लायर रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, जो भी सप्लायर है वो रजिस्टर होना चाहिए ऑब्वियसली, और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स भी होएगा तो चलेगा, उसको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तब आपको वो मान लिया जाएगा आपके पास इनवॉइस है, मतलब इनवॉइस होना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2
क्लॉज डबल ए, ऐसा पढ़ते हैं। ओके, इसमें क्या बोला गया देखिए, द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए, मतलब इसके बारे में, द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस एंड और डेबिट नोट, मतलब जो क्लॉज ए में बात किया अभी मैंने पढ़ाया उसके बारे में बात करता है। हैज़ बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। अंडर सेक्शन 37 किसके क्या है, वो GSTR 1 के बारे में बात कर रहा है। मैंने पहले ही एग्जांपल में बताया आपको कि जो भी सप्लायर है टाइमली उसे सारे जो सप्लाई किया है वो अपने आउटवर्ड, यहाँ पे जो बोला गया आउटवर्ड सप्लाई में सारे डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 17 उसके बारे में 37 उसके बारे में बात करता है कि आपको GSTR फाइल करना पड़ेगा। इसका मतलब है GSTR 1, 1 सेकेंड, GSTR 1, यहाँ पे वो GSTR 1 के बारे में बात कर रहा है कि आपके जो भी सप्लायर है उसको वो इनवॉइस और डेबिट नोट अपने GSTR 1 में फाइल करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की बात बोला गया है, कम्युनिकेट टू द रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस, वो जो इनवॉइस कम्युनिकेट कैसे करना है कि जब भी आप इनवॉइस GSTR 1 में फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में क्या बोला गया, कैसे कम्युनिकेट करना है कि जब भी आप GSTR 1 फाइल करेंगे तो सामने वाले जो रिसिपिएंट है उसका पोर्टल में GSTR 2A में ओके ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा जो भी प्रेस्क्राइब मोड है। प्रेस्क्राइब मोड क्या है, यही है प्रेस्क्राइब मोड, तो इससे कम्युनिकेट होगा उनके पास। ओके, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो जाएगा। ओके, तो होप आपको क्लियर हो रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए क्लियर हो गया कि सप्लायर को कम्युनिकेट करना है रिसिपिएंट को कि आपका जो GSTR 1 में आपका जो भी सप्लाई का डिटेल्स है, इनवॉइस है और डेबिट नोट है अपलोड हो गया है, डिटेल्स मैंने सबमिट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या बोल रहा है देखिए, ही हैज़ रिसीव द गुड्स और सर्विस और बोथ। मैंने वहाँ पे बोला ना गुड्स रिसीव होना चाहिए, गुड्स आपको रिसीव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गुड्स दूसरे कोई रिसीव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन किया है, क्या किया है मैं बोल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे अभी नहीं पढ़ूंगा मैं। ओके, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको वीडियो लंबा ना चले। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला कोको कोला में जॉब करता हूँ तो मेरा जो बोतल होता है ना उसका पहले का फॉर्म होता है पीफॉर्म कहते हैं उसे, एक पीफॉर्म, उसका जो पहले का फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म होता है उसको रेजिन कहते हैं। रेजिन मतलब वो रिलायंस से हम लोग खरीदते हैं। ओके, तो वो जब रिलायंस से हम लोग खरीदते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, हमारे एक जॉब वर्कर है कैंस एंड क्लोजर, वो कंपनी को दे देते हैं क्योंकि वो उसको पीफॉर्म में कन्वर्ट करके हमें सप्लाई करता है। लेकिन वो जो बिल बनता है वो हमारे नाम पे बनता है क्योंकि उसको खरीदते हैं हम, और हम लोग उसे कह देते हैं कि भाई मुझे, हम लोगों को कोको कोला कंपनी में इसको नहीं भेजना है, आपको भेजना है उनके कंपनी में। ओके, क्योंकि अगर वो मेरे पास भेजेगा मैं फिर से उनको भेजूंगा तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, मतलब कॉस्ट। ओके, नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसे समझते हैं उसमें क्या बोला गया है, मतलब गुड्स रिसीव का मतलब क्या है। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसे हम लोग समझेंगे। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज मीन्स ये वाला क्लॉज के बारे में बात कर रहा है। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम दैट, डीम मतलब पकड़ लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। ओके, द रजिस्टर पर्सन हैज रिसीव द गुड्स, ये मान लिया जाएगा कि रजिस्टर पर्सन जो है वो रिसीव किया है गुड्स, और एज द केस मे बी सर्विसेज, मतलब ये जो फॉलोइंग 2 केसेस है इसमें रजिस्टर पर्सन ही गुड्स रिसीव किया है, ये मान लिया जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रहा है, क्या है देखिए, पॉइंट नंबर 1 में बात किया गया है, वेयर
द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, मतलब जो सप्लायर है उसके थ्रू डिलीवर कर दिया गया है, टू द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर पर्सन। मतलब जो सप्लायर है उसके थ्रू गुड्स डिलीवर कर दिया गया है एंड किसने उसको रिसीव किया, मेरे डायरेक्शन में किसी और ने, वेदर एक्टिंग एज ए एजेंट और अदरवाइज, जो एजेंट है हो सकता है या फिर कुछ और बंदा हो सकता है कि मेरे बिहाफ में या मेरे डायरेक्शन में उन्होंने रिसीव किया है। ओके, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो समझ गए बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, either by way of transfer of documents of the title of the goods और otherwise। ऐसा भी हो सकता है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, एजेंसी का डॉक्यूमेंट्स कि मेरा वो एजेंट हो सकता है, या फिर बाय द फोन, या फिर किसी भी तरह, और लेटर मैंने ऑथराइजेशन लेटर मैंने लिख के दिया है, वो रिसीव करेगा मेरे बिहाफ में। तो इस तरीके से ये मान लिया जाएगा कि वो मैंने ही रिसीव किया है। ओके, और गवर्नमेंट बोल रहा है उसे मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आ गया है पॉइंट नंबर 2। अब ये क्या बोल रहा है देखिए, whether the services are provided by the supplier to any person on the direction and on the account of such registered person, कि जो भी मैंने ऊपर में बोला सेम एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे, लेकिन एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। और भी देखिए, मैं जैसे बोला आपको, मैं कोका कोला कंपनी में जॉब करता हूँ, और जो भी बोतल बनता है ना, उसका जो फॉर्म है उसको 3 फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँ तो उसके बाद बोतल में बनता है। पहले तो रेजिन होता है। रेजिन का मतलब क्या है, छोटा छोटा प्लास्टिक का दाना, उसको कन्वर्ट किया जाता है फी फॉर्म में। फी फॉर्म मतलब उसको और एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको मशीन में डाल के बोतल में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये जो रेजिन है, रेजिन से जो प्लास्टिक का दाना है उससे फी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम ये हम लोग नहीं करते हैं। ओके, वो करता है एक थर्ड पार्टी, जॉब वर्क। ओके, तो उसका जो रेजिन है हम लोग खरीदते हैं रिलायंस से। ओके, तो रिलायंस से जब हम लोग खरीदते हैं, वो बिल तो हमारे नाम पे फटता है, मतलब बिल टू शिप टू मॉडल वहाँ पे काम आता है, बिल टू द कोका कोला कंपनी, बट शिफ्ट होता है वो कैंस एंड क्लोजर बोल के एक कंपनी है उसके पास, वो थर्ड पार्टी है। उसका काम है इस रेजिन को पी फॉर्म में कन्वर्ट करना। पी फॉर्म मतलब उसका जो सेकेंड फॉर्म है, मतलब उसको एक और एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग हमारे पास आता है। उसके बाद हम लोग उसको ब्लोइंग मशीन में देते हैं, उसके बाद उसको प्रेशर, एयर प्रेशर देके उसको बोतल में कन्वर्ट होता है। ओके, तो मेरा मतलब है समझाने का, बोलने का ये एग्जांपल कि वो जो गुड्स है वो मेरे डायरेक्शन में, मेरे बिहाफ में वो जो कैंस एंड क्लोजर है वो रिसीव करता है, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा वो जो गुड्स है वो हमने ही रिसीव किया है। इस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। एक पक्का एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, ये जो एग्जांपल है, ओके, तो ये दो एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि मेरे डायरेक्शन में, मेरे बिहाफ में किसी और ने रिसीव किया है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है ये मान लिया जाएगा कि मेरे या रजिस्टर्ड पर्सन ही रिसीव किया है। ओके, नेक्स्ट क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या बात कर रहा है, देखिए जो भी मैंने लास्ट एग्जाम्पल में दिखाया, मेरे जो कोक में होता है, कोका कोला में जो भी प्रोसेस था, उसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। देखिए, एक होता है कि अब मैंने पहले क्या एग्जांपल दिया, देखिए कंडीशन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या था, आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना है। सेकंड कंडीशन क्या है कि बिजनेस पर्पज़ के लिए जो भी आप इनपुट्स ले रहे हो, आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या आया कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस और डेबिट नोट जो भी एक होना चाहिए, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो सके आपने टैक्स पे किया है। ओके, आपने गुड्स रिसीव किया है। उसके बाद क्या हो आया, ये क्लॉज में क्या बताया कि जो भी सप्लायर है वो अपने GSTR 1 में आउटवर्ड का डिटेल्स है, इनवॉइस का एंड डेबिट नोट का डिटेल्स उनको फाइल करना है और वो कम्युनिकेट करना है रिसिपिएंट को थ्रू द प्रिस्क्राइब मोड। जो सेक्शन 37 है वो प्रिस्क्राइब मोड के बारे में बात करता है, जो GSTR 1 के बारे में है, एंड GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब उससे कम्युनिकेट होगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या देखा, उसके बाद के कंडीशन देखा, ही हैज़ रिसीव द गुड्स और सर्विस और बोथ। उसको गुड्स और सर्विस रिसीव होना चाहिए, जिसमें और भी एडिशनल 2 कंडीशन देखा हम लोगों ने कि अगर आपके बिहाफ में, अपने डायरेक्शन में, या फिर कोई भी आपका एजेंट गुड्स रिसीव करता है तो वो भी माना जाएगा कि आपने ही गुड्स रिसीव किया। ओके, क्लियर है इतना।
देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बोलना इसको इम्प्रूव करना चाहिए, इसको नहीं इम्प्रूव करना चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट करना। ओके, नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा, अच्छा ये नहीं पढ़ाया, ये देख लीजिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, subject to the provision of section 41, the tax charge in respect of the such supply has been actually paid to the government, either the cash or through the utilization of input tax carried admissible in respect of the said supply। इसमें क्या बोला गया, मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोला था कि 3 नंबर कंडीशन क्या है कि उन जो भी सप्लायर को मैंने टैक्स पेड किया वो सप्लायर गवर्नमेंट को पेड करना चाहिए एक्चुअली। ओके, एक्चुअली एक होता है कि जब भी मैं रिटर्न फाइल करना है GSTR 1 होता है, GSTR 3 भी होता है। GSTR 1 में हम लोग दिखाते हैं कि आउटवर्ड लाइबिलिटी क्या है, हमारे जो भी सेल हुआ है, जो भी सप्लाई किया, उसके आउटवर्ड सप्लाई जो भी किया हम लोगों ने, उसका डिटेल्स विथ इनवॉइस हम लोग GSTR 1 में फाइल करते हैं। ओके, जो भी अमाउंट बना है, जो भी GST का CSGST, SGST एंड IGST, वो हम लोग GSTR 1 में फाइल करते हैं। देन जाके GSTR 3 भी जब फाइल करना होता है, जो एवरी नेक्स्ट मंथ 20 को, और उसका डेट वेरी करता है टाइम हर एक रजिस्टर पर्सन के लिए, तो उसका जो भी ड्यू डेट होगा उसके भीतर आपको आपका GSTR 3 भी फाइल करना है, और आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी है उसको पेड करना है, या फिर देखिए कैश में आपको कैश में पे करना है। तो कैश में पे करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले तो जो भी पेमेंट गेटवे है यूज़ होता है उसको जाके उससे आप अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आप पैसा पहले कैश अकाउंट में डालेंगे, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में, एंड देन उससे चलान बनेगा, चलान बन के आप पेमेंट करोगे, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए ये जो कंडीशन है एज ए रिसिपिएंट में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो बंदा है, वो जो सामने वाला सप्लायर है, उसका भी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा ना, उन्होंने भी तो जो भी प्रोडक्ट बनाया है, जो भी प्रोडक्ट मुझे सप्लाई कर रहा है, उसका भी तो रॉ मटेरियल्स लगा होगा, उसने भी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता है पेमेंट करने के लिए। तो हम लोग या फिर कैश से या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, दोनों से किसी भी एक से आपको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जो भी टैक्स पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये भी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट डी, ही हैज़ फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। 39 क्या बात करता है, GSTR 3B, GSTR 3B, पहले 3 था, इसको 3 बोला जाता था, 3B हो गया। देखिए इसमें आपको क्लेम करना पड़ेगा, भैया मैंने इतना ITC मुझे मिलना चाहिए, उसको क्लेम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने GSTR पेड किया तो क्लेम हो जाएगा, क्लेम भी करना चाहिए आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। ओके, तो आगे जाके बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंडीशन डालने का कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट कि सपोज आपने GSTR 1 फाइल नहीं किया तो आप GSTR 3B फाइल नहीं कर सकते। मतलब आपको आउटवर्ड लाइबिलिटी आपको पेड करना है, दिखाना है आउटवर्ड लाइबिलिटी को, तो आप 3B फाइल कर सकते हो। सपोज आपने 3B फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ का जो नेक्स्ट मंथ है उसका आप GSTR 1 नहीं फाइल कर सकते। बहुत ज़्यादा कंडीशन इम्प्लीमेंट किया है, इंट्रोड्यूस करने वाला है गवर्नमेंट अभी नेक्स्ट वाले ईयर में। ओके, जो अभी एक्ट बनना बाकी है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ओके, तो अगर आप GST को जानना चाहते हो, GST को सीखना चाहते हो अच्छी तरीके से एंड प्रैक्टिकल वे में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, ये सारे कंडीशन हमने बता दिया। एक कंडीशन बताया, फिर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कंडीशन क्या क्या है मैंने बोला था आपको। फर्स्ट, रजिस्टर पर्सन। सेकेंड कंडीशन क्या था, सेकेंड कंडीशन था कि आपको बिजनेस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, जो भी इनपुट्स आप लाए हो। ओके, थर्ड कंडीशन था आपके पास इनवॉइस होना चाहिए या फिर डेबिट नोट। फोर्थ कंडीशन था आपके सप्लायर कम्युनिकेट करेगा GSTR 1 में, उसका जो भी डिटेल्स है वो फाइल करेगा एंड रिसिपिएंट को कम्युनिकेट करेगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है कि आपका गुड्स रिसीव होना चाहिए, या आपके बिहाफ में कोई भी रिसीव कर देगा तो भी चलेगा, आपके एजेंट भी हो सकता है या आपके डायरेक्शन में कोई भी रिसीव कर रहा है। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन क्या देखे हम लोगों ने कि आपका जो सप्लायर है उसको टैक्स पेड भी करना है। ओके, गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्स पेड करना है थ्रू द कैश और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू। ओके, देन सिक्स कंडीशन हमने देखा कि आपको सिक्स कंडीशन हमने देखा, यहाँ पे सिक्स कंडीशन, ये था फिफ्थ
एंड ये है 6 कंडीशन हमने देखा कि आपको वो क्लेम भी करना है, आपको रिटर्न फाइलिंग करना है, ओके, रिटर्न भी फाइलिंग करना है ना। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी आपको ऑल द आफ्टर सेटिस्फाइंग द ऑल द कंडीशन तो आपको आईटीसी मिलेगा। ओके, क्लियर? तो ही आपको आईटीसी मिलेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया ना। तो आपको देखिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी हमने देखा कि आपको रजिस्टर्ड पर्सन होना है एंड देन आपको बिजनेस पर्पज के लिए आपने वो गुड्स यूज़ करेंगे, ओके, जो भी इनपुट्स आपने लिया है। नेक्स्ट आपने देखा जो भी आपने टैक्स पेड किया, ओके, जो भी आपने सप्लायर को टैक्स पेड किया उसको जीएसटीआर 1 में डिटेल्स भी भरना है और गवर्नमेंट को टैक्स भी पेड करना है। आपके पास इनवॉइस कॉपी भी होना चाहिए, गुड्स रिसीव भी आपने किया है एंड आपने रिटर्न फाइलिंग भी किया है। तो ही आपको ये सारे कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म नहीं होता, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, ये तो बेसिक्स था, अभी बहुत बाकी है। लेकिन सेक्शन 16 को मुझे इसी क्लास में ख़त्म करना है, ओके। तो सेक्शन 16 को ख़त्म करने के लिए मुझे और थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा आपको और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। सपोज मैं एक बात पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट। अच्छा, सपोज मुझे टी शर्ट खरीदना है, मैंने ऑर्डर दिया मेरे सप्लायर को कि भैया मुझे 1000 टी शर्ट चाहिए। क्या चाहिए? टी शर्ट 1000। उन्होंने क्या किया, टी शर्ट वाला मुझे 500 टी शर्ट भेजा, लेकिन 1000 टी शर्ट का बिल बनाया, मुझे भेज दिया इस महीने। उन्होंने मैंने जब बोला कि भैया आपने तो 1000 का बिल बनाया और आपने 500 का टी शर्ट भेजा, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट लॉट जब आपके पास जाएगा नेक्स्ट मंथ पे, तो वो 500 का जो भी टी शर्ट है, 500 टी शर्ट वो आपको दे दिया जाएगा, ओके। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कह रहा है देखो, अगर वो 1000 का बिल बनाया है, आपको दिया है और आपका जो गुड्स है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है या फिर लॉट में रिसीव हो रहा है, तो आपका जब तक लॉट कंप्लीट नहीं होता तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते, ओके। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आपको आईटीसी अगर एक से सपोज किसी भी मंथ पे 1 से 30 तारीख तक होता है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 तारीख से 30 तारीख, अगर इसके भीतर अगर लॉट नहीं आया तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। हो सकता है नेक्स्ट मंथ आया, लेकिन नेक्स्ट मंथ पे आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले वो गुड्स रिसीव हो गया तो आप आईटीसी क्लेम कर लेना, ओके। ये मैं एडवांस बोल रहा हूँ जो प्रैक्टिकल में होता है, ओके। ये मैं एडवांस, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली बोलूँ कि अगर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो आपको यही याद रखना है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव इन लॉट, कोई भी इनवॉइस में अगेंस्ट में आपको रिसीव हो रहा है लॉट में और इंस्टॉलमेंट में, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन द रिसीव ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। मतलब जब तक लास्ट लॉट नहीं आएगा तब तक आप इनपुट टैक्स क्रेडिट वो इनवॉइस का फुल्ली मतलब कोई भी हाथ नहीं लगा सकते, आप इनवॉइस क्रेडिट नहीं ले सकते, इनवॉइस का जो भी टैक्स हमने पे किया है, ओके, तो अपने नहीं ले सकते। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है वो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, मतलब सब जनवरी मंथ का रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो, फरवरी मंथ का 20 जब भी नेक्स्ट मंथ 20 के भीतर, ओके, लेकिन उससे पहले आपको नेक्स्ट लॉट आ गया, आपने रिसीव कर लिया, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे, ओके। तो ये समझ में आया कि लॉट जब तक लास्ट लॉट नहीं आता आप उसी इनवॉइस का क्रेडिट नहीं ले सकते। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये एक लॉ का लैंग्वेज होता है, जब भी कुछ एक एडिशनल प्रोविजन ऐड करना पड़ता है प्रोवाइडेड दैट, और फिर से कुछ प्रोविजनल ऐड करना पड़ता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, फिर से कुछ होगा तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, तो क्या बोल रहा है देखते, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए recipient failed to pay to the supplier, a recipient failed to pay the supplier of the goods or service or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount toward the value of supply, मेरा पेन 1 सेकेंड, एक काम करता हूँ मैं, ये जो सेक्शन है इसमें क्या बोला गया है मैं पहले आपको समझा देता हूँ, तो इसके बाद मैं लॉ पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा।
सपोज सप्लायर ने मुझे सप्लाई किया कुछ भी चीज़, उसने इन्वॉइस भी भेज दिया, मेरा जो इन्वॉइस का वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज़ है। ओके, मैं 10 लाख ही लिखता हूँ, 10 लाख रुपीज़। ओके, एंड उसमें जो टैक्स अमाउंट है वो 2 लाख रुपीज़ है, तो 12 लाख रुपीज़। मैंने क्या किया कि उनको मैंने 8 लाख रुपीज़ सप्लाई किया, 8 लाख या फिर 10 लाख। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैंने इनवॉइस का अमाउंट पे या फिर 2 लाख रुपीज़ सेंड किया, या फिर हो सकता है मैंने पूरा अमाउंट ही सेंड नहीं किया। ओके, मतलब जो मेन बात है, मैंने सोच लो मैंने टैक्स का अमाउंट पेड नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि सपोज वो जो सप्लायर है उन्होंने आपको सप्लाई कर दिया है और मैंने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया, ये जो 2 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट ये भी मैंने ले लिया। ओके, तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि देखो जो भी इनवॉइस का डेट होगा उनसे 180 डेज के भीतर अगर आपने जो भी टैक्स अमाउंट जो भी लाइबिलिटी है अगर आपने पेड नहीं किया, तो ये जो क्रेडिट आपने लिया है ये आपका आउटवर्ड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। मतलब उसको आपको आउटवर्ड लाइबिलिटी, मतलब एज ए सेल करने से जो भी आउटवर्ड लाइबिलिटी होता है उस तरह आपको आउटवर्ड लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। वो अमाउंट फिर से गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा, एंड उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, वो भी इंटरेस्ट से 18% आपको लगेगा। ये बात बोल रहा है गवर्नमेंट इस पैरा के थ्रू। एंड उसमें भी और भी कुछ बोला है, वो भी मैं समझा देता हूँ पढ़ने से पहले, कि गवर्नमेंट ये भी बोला है सपोज 180 डेज़ के बाद आपने कुछ भी पेड नहीं किया 180 डेज़ तक, और आपको आउटवर्ड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो भी आईटीसी, एंड आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। हो सकता है आपने 7 मंथ और 8 मंथ के बाद वो अमाउंट पेड किया, जब भी पेड किया तो पेड करने के बाद जो भी इंटरेस्ट लगा, जो भी कुछ लगा, ओके, तो उसके बाद जब आप पेड करोगे तो तब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर से ले सकोगे। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ता हूँ। ओके, पढ़ने के बाद समझाता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रिसिपिएंट फेल टू पे द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन द सप्लाई ऑफ विच टैक्स इज पेबल ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब रिवर्स चार्ज बेसिस में जो भी पेमेंट करना है उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। ओके, द अमाउंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद द टैक्स, विद द टैक्स पेबल देयर ऑन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। अच्छा, बहुतों को बहुत स्टाइल से लिखना पसंद है कि एग्जाम पे लिख के आया 180 डेज मतलब 6 मंथ, आंसर गलत हो जाएगा। ओके, आपका 180 डेज ही होना चाहिए। एंड कहाँ से डेट कैलकुलेशन होगा ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय द सप्लायर ने जो भी इनवॉइस इशू किया है उन डेट से 180 डेज तक, मतलब रिटर्न फाइलिंग से नहीं। बहुतों को हो सकता है रिटर्न फाइलिंग से हो सके लगे, आंसर गलत हो जाएगा। 180 डेज कैलकुलेट करना है इनवॉइस डेट से। An amount equals to input tax credit available by the recipient. An amount equals to input tax credit available by the recipient shall be added to his outward tax liability along with the interest thereon in such a manner as may be prescribed. जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उस मैनर के साथ अगर आप 180 डेज़ के भीतर मैं अगर टैक्स नहीं पे करूँगा तो मुझे वो आउटवर्ड लाइबिलिटी में ऐड करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करके मुझे पे करना है गवर्नमेंट को। प्रोवाइडेड फर्दर ऑल्सो दैट द रिसिपिएंट, मतलब मैं गुड्स रिसीव किया हूँ, मेरे बाद में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुझसे, shall be entitled to avail the credit on input tax credit on the payment made by him of the amount toward the value of supply of goods service or both along with the tax payable thereon। मतलब जो भी सप्लायर है, सप्लायर का जो भी पैसा है मैंने पेड नहीं किया उसके ऊपर मैंने पहले तो गवर्नमेंट मुझसे आउटवर्ड लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेगा उसको, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा और उसको मुझे पे करना पड़ेगा। जब भी मैं पे करता हूँ उसके बाद मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूँ, ये बोला गया है गवर्नमेंट यहाँ पे। ओके,
नेक्स्ट 1 सेकेंड मैं एक चीज़ देख लूँ। अभी तक जो हम लोगों ने बात किया वो बात किया, पहले तो मैंने पढ़ा सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रजिस्टर पर्सन एंड बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होगा तो ही उसको आईटीसी मिलेगा। सेक्शन 2 पढ़े हम लोग, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कंडीशन के बारे में। अभी तक जो भी देखा हम लोगों ने कंडीशन, जो भी कंडीशन है हम लोगों ने देखा। अभी पढ़ना है हमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है देखिए, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसे अभी इम्प्रूव करना चाहिए, अभी अमेंडमेंट करना चाहिए, जैसे जीएसटी को अमेंड किया गया है। मतलब अलग से बोल रहा हूँ, इससे ये जो इनकम टैक्स एक्ट है इसे अमेंडमेंट करना चाहिए मुझे लगता है, और होप सो जल्दी ही होगा। द इनपुट टैक्स कैरीड ऑन द सेट टैक्स कंपोनेंट शैल नॉट बी अलाउड। यहाँ पे क्या बोला गया है समझो आप। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा फॉर एग्जांपल, ओके, वो उसका प्राइस है 1 करोड़ रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ओके 1 करोड़, जहाँ पे मैंने टैक्स पेड किया आपको IGST एग्जाम्पल 20 लाख, टोटल वैल्यू है 1.2 करोड़। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है देखो इसमें IGST इंक्लूड है। अभी आप ये जो टोटल अमाउंट है ये PL जो भी डेप्रिशिएशन का वैल्यू होगा ना, इसमें इससे डिडक्ट करोगे, मतलब इसके ऊपर अगर डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे टोटल 1,20,000 1.2 करोड़ के ऊपर, तो आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब जो मेन जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, गवर्नमेंट बोल रहा है इसके ऊपर आप डेप्रिशिएशन चार्ज करो तो अच्छा है, लेकिन ये जो टैक्सेबल अमाउंट है, ओके, एज पर द इनकम टैक्स, कि आप अगर मतलब इसके ऊपर ये 20 लाख टैक्स के ऊपर भी आप अगर डेप्रिशिएशन लेते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन बेनिफिशियल क्या है कि उसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज करके आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेप्रिशिएशन लोगे तो मैक्सिमम, अगर MRR के बारे में सोचूं, मैक्सिमम 35 to 40% आपको, अगर बड़ा कंपनी हुआ तो 45% टैक्स फैक्स लगा के 45% आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप इनपुट टैक्स लेते हो तो आपको फुल क्रेडिट मिलेगा, ओके, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ही लेना है, ओके। तो ये बात है, ओके, होप सो आपको क्लियर हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे क्लियर है कि आपको डेप्रिशिएशन क्लेम नहीं करना है। अगर आप डेप्रिशिएशन क्लेम करते हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। ये क्या बोल रहा है देखिए, ये बोल रहा है ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ आफ्टर ड्यू डेट फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 for the month of September of the following end of the financial year to which such invoice or debit note pertain or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। इसको मैं समझाता हूँ। सपोज होल ईयर कब से चालू होता है, ये ईयर है 1 अप्रैल सपोज 2025 और ये है 2025 ये मार्च है, ओके। आपका ये फाइनेंशियल ईयर है, इस बीच कोई भी इनवॉइस आपके पास आया, हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी बहुत सारे इनवॉइस आते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन में, तो हो सकता है किसी एक इनवॉइस का क्रेडिट आप लेना भूल गए। तो क्वेश्चन आता है सर सपोज इस मंथ पे कोई क्रेडिट लेना था मुझे, मैंने नहीं लिया, ओके, या फिर मुझे और 2 महीने पहले का एक इनवॉइस मिला जिसका क्रेडिट मैंने नहीं लिया था, तो क्या करना है। तो गवर्नमेंट बोल रहा है देखो कोई टेंशन में लेने वाला बात नहीं है। सपोज
आपका जो फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से मार्च तक है 2025 टू 2026, इनमें कोई इनवॉइस है जिसका आपने क्रेडिट नहीं लिया तो आपको टाइम मिलेगा अप टू सितंबर मंथ का। जब भी आप रिटर्न कब फाइल करोगे 28 अक्टूबर, राइट। इस टाइम तक आपको मिलेगा, आप क्रेडिट ले सकते हो। गवर्नमेंट बोल रहा है इस टाइम तक आपको इतना पीरियड मिलता है, तब तक आप क्रेडिट ले सकते हो। इसके बारे में ये जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में बात किया गया है। लेकिन अभी जो फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल आया है और जो एक्ट बनेगा उसमें ये जो सितंबर है इसको नवंबर कर दिया गया है। ओके, नवंबर मतलब इसका जो रिटर्न का डेट है नवंबर मंथ का, वो दिसंबर को फाइल होगा, राइट। तो इतना टाइम मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट ईयर मतलब अभी जो ईयर चालू होगा ना, फर्स्ट अप्रैल 2022 टू 2023, उसका जो क्रेडिट पीरियड होगा लास्ट तक होगा दिसंबर में, मतलब 28 दिसंबर 2023। ओके, क्लियर हो रहा है। लेकिन अभी उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं इस वीडियो में बार बार वो बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया गया है। ओके, नेक्स्ट, provided that the registered person shall entitled to take input tax credit after the due date of furnishing the return under section 39, okay, for the month of September 2020। अच्छा, ये जो प्रोविजन है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एक पुराना प्रोविजन है तो मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, ये जो प्रोविजन है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, चलिए अभी जो नेक्स्ट हम लोग क्लास किसका लेंगे, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 क्लॉज 5। ओके, 1 सेकेंड, यस, क्लॉज 5। तो गाइस, होप सो मैंने कोशिश किया आपको अपने स्टाइल पे आपको समझाने के लिए कि क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट विद द लॉ, कि मैंने बियर एक्ट से पढ़ाया ताकि कोई भी स्ट्रीम का पर्सन देख रहे हो, मतलब CA CMA CS और कोई भी प्रैक्टिशनर देख रहे हैं तो उसको एज इट इज़ समझा पाऊँ, एज इट इज़। ऐसा ना लगे कि ये जो पढ़ा रहा है वो कौन से बुक से पढ़ा रहा है। तो ये जो बियर एक्ट है, ये बियर एक्ट आप ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है, या फिर जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लूँ तो होप सो आपको क्लियर है, मतलब हेल्प होगा शॉर्ट रिवीजन में। ओके, एक शॉर्ट रिवीजन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सारे जो मैंने बात किया उसको एक समरी फॉर्म में मैं दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब इनपुट ऑन रॉ मटेरियल्स, इनपुट ऑन सर्विस, इनपुट्स ऑन कैपिटल गुड्स। ओके, एंड टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है CGST एंड SGST, CGST UTGST एंड CGST IGST। IGST से मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST में सेंट्रल GST एंड स्टेट GST। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का फुल फॉर्म है, वो तो पता ही आपको। एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? टेकिंग बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स एंड एडजस्ट विद द आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, मैंने एक बार पढ़ाया, जो मैंने फर्स्ट आपको समझाया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, वो कॉन्सेप्ट वो कहाँ से आया, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था वैल्यू एडेड टैक्स के थ्रू। ओके, कि वैल्यू एडेड टैक्स में के जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने समझाया कि उसको अवेल करने की कंडीशन क्या क्या है, वो मैंने समझाया। उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन। देखिए, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो पहले तो हम लोग देखें कि अवेलमेंट क्या है, उसके बाद हम लोग इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। जो बात करता है पेमेंट, मतलब जब भी पेमेंट करेंगे उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ओके, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसका सेक्शन है 49A एंड 49B, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आगे जाके। ओके, उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 16 जिसमें आया कि सेक्शन एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग द ITC। ओके, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है। एक होता है एलिजिबल पर्सन, सेकंड होता है नॉन एलिजिबल पर्सन। नॉन एलिजिबल पर्सन मीन्स
जो भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है वो नॉन एलिजिबल है। अभी देखिए कंडीशन तब आएंगे जब एलिजिबल पर्सन होगा। एलिजिबल कंडीशन कब हम लोग काउंट करेंगे, जब वो एलिजिबल पर्सन होगा। ओके, अगर नॉन एलिजिबल पर्सन हुआ तो उसके ऊपर तो कंडीशन लगेगा ही नहीं, राइट। ओके, उसके बाद ये सेक्शन जो अभी मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता आपके बात बोलने के लिए। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी, देखिए गुड्स ऑन रॉ मटेरियल्स, इसको मैंने समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, जो समराइज फॉर्म में मैं दिखा रहा हूँ। एलिजिबल पर्सन कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पर्सन कवर अंडर सेक्शन 10। मैंने इसको छोड़ दिया था, मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ। पर्सन कवर अंडर सेक्शन 10, कौन पर्सन कवर होता है अंडर सेक्शन 10 में, कॉम्पोजिट लेवी। देखिए रजिस्टर पर्सन तो है, लेकिन रजिस्टर पर्सन में एक ऐसा पर्सन है जो है कॉम्पोजिट लेवी रजिस्टर पर्सन, जो क्रेडिट नहीं ले सकता। उसका जो टैक्स रेट है वो कॉन्सेशनल बेसिस में है, तो वो क्रेडिट भी नहीं ले सकता और किसी से टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकता। ओके, कॉम्पोजिट लेवी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब में अपलोड करूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड जो भी पर्पस है, इनपुट्स का पर्पस है वो बिजनेस और फर्दरेंस है। ओके, इन द कोर्स और बिजनेस और फर्दरेंस, इस पर्पस के लिए उन्होंने इनपुट्स लिया है। उसके बाद क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ा, एक ही इज ए पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि उनका जो भी सप्लायर है वो रिटर्न फाइल किया है GSTR 1 में, और जो सारे जो डिटेल्स है आउटवर्ड सप्लाई का वो उन्होंने फाइल किया है। ओके, एंड कम्युनिकेट टू द सप्लाई रिसिपेंट। उसके बाद हम लोगों ने कंडीशन देखा कि गुड्स रिसीव होना चाहिए, गुड्स और सर्विस जो भी है वो रिसीव्ड होना चाहिए, रिसीव्ड। ओके, उसके बाद देखा टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई वो पेड होना चाहिए गवर्नमेंट को, पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या कंडीशन देखा, ही रिसीवर मतलब रिसीवर के बारे में बात कर रहा है, हैज़ फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में वो रिटर्न भी फाइल किया है। ओके, तो उसको रिटर्न भी फाइल करना है, मतलब जो भी इनपुट्स है उसको क्लेम करना है, उसके बाद उसे आईटीसी मिलेगा। तो आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन देन वो आईटीसी बुक कर सकता है। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आएंगे सेक्शन 17 के साथ, और मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कैसे करना है, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना और शेयर करना। ओके, तो थैंक यू।